ये इन्होंने मुझे एक फहरिस्त पकड़ा दी उन चीज़ों की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वादे थे, दावे थे, जो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले किए थे, जो कि मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे माशी अहदाफ कहेंगे। इसमें ज़ाहिरी बात है चंद अहदाफ जो थे पहले 100 दिन वाले थे, फिर पहले साल के अहदाफ थे, फिर 3 साल के भी अहदाफ थे, फिर हुकूमत के पूरे 5 साल के भी अहदाफ थे। बहुत सारी चीज़ें थीं। ज़ाहिरी बात है फ़हरिस्त लंबी है, लेकिन सबसे पहला हदफ है उसके बारे में मुख्तसरन बात करते हैं। पहली चीज़ ये थी माशी हदफ कि पाकिस्तान की अरबहा डॉलर की लूटी हुई दौलत दूसरे ममालिक के अंदर साबका हुक्मरान लेकर जा चुके, उसे लेकर वापस आएंगे, उससे मुल्क के कर्जे उतारेंगे, मुल्क में तरक्याती मंसूबे लगाएंगे और मुल्क को आप कहेंगे खुद कफील करेंगे और सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। ठीक है, यह पहला था, सही है। इससे पेशरफ नहीं हुई, ये फ्रैंक फैक्ट है। ठीक है, और इसमें मेरी एक शुरू से ही स्टांस रहा है, वो ये है कि डे 1 से असल में इसके ऊपर फोकस नहीं था, सही से फोकस नहीं था। लफाजी जंग के ऊपर, यानी सिर्फ अल्फाज की हद तक तो जंग जारी है, थी और आगे भी मेरे ख्याल रहेगी जब तक कि ये 5 साल मुकम्मल नहीं होते। तो करप्शन के इल्ज़ामात माजी के हुक्मरानों पर लगते रहेंगे और उनकी अरबहा डॉलर की बाहर भेजी हुई रकम के ऊपर अपना हक जाहिर किया जाएगा और उसके वापस आने से मुल्क में खुशहाली के दावे किए जाएंगे। ताहम अभी तक इस सिलसिले में ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। इसके लिए मैकेनिज़्म तैयार करना था। मैकेनिज़्म की गैर मौजूदगी के अंदर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए पैसे वापस आएंगे, ये तो मुमकिन नहीं। बहुत ही छोटी रकम है जो अभी तक आई होगी वापस, अगर आई भी हो तो, और वो भी मेरे ख्याल से ज़िम्न में बरह रास्त उन हुक्मरानों की रेफरेंस से नहीं आई। इसके बावजूद कि कहीं कहीं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इन्होंने सबूत भी दिखाए और बहुत सारे एंकरों ने इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम भी किए, मनी ट्रेल भी दी, जिसे ये कहते हैं मनी ट्रेल, और कैलिबरी फॉन्ट का भी बड़ा चक्कर चलाया, जहाँ इन्होंने फोरेंसिकली ये कहा कि कैलिबरी फॉन्ट जो है वो तब आई ही नहीं थी जबकि दस्तावेज़ जमा हो गया, फिर भी पैसे वापस नहीं आए। इन्होंने याद रखें सैकड़ों अरब डॉलर की बात की थी, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। ये पहला माशिया। दूसरा, IMF से दोबारा रुजू नहीं करेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, ये तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, लेकिन वो फिर IMF के पास रुजू करना पड़ गया और IMF के अलावा भी दूसरे ममालिक से पैसे मांगे तांगे के लिए, और वो सिलसिला भी ख़त्म ना हो पाया। आज भी IMF को बुरा कहकर मुल्क में महंगाई का एक निज़ाम राइज किया गया। अब क्या कह सकता हूँ, इसमें खामोश रह सकता हूँ। ताहम वाज़े है जरीदे, रिसाले, अखबार सब यही कहते हैं। फिर बात हुई कि FBR में रिफॉर्म लेकर आएंगे, महसूलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो ठीक है, इजाफा तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाहात में कुछ पेशरफ्त नहीं हुई क्योंकि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो काम नहीं हो पाया। फिर बात थी 1 करोड़ नौकरियों की। अच्छा, यहां पर मैं हुकूमत को स्पेस दूंगा। उसकी वजह यह है कि देखें, इन्होंने कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे। वो बरह रास्त तो इन्होंने खुद नहीं बनाए, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि इन्होंने हाउसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट किया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट किया है। उसकी वजह से 50 लाख घर तो नहीं बने होंगे और ऐन तादाद भी हमें नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगा कि अपर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग शहरी इलाकों में तैयार होगी। गांव देहात में तो नहीं हुई इतनी, लेकिन शहरी इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं वो बहुत सारे लग गए। मैं ये तो नहीं कह सकता कितने लाख, ये तो अब हुकूमत ही बेहतर बता पाएगी, लेकिन रोज़गार के मौके बहुत सारे निकल आए और रोज़गार तो लोगों को मिला। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही है। तब फिर मैंने यही कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दी या नहीं दी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता,
लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस लेवल से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, लाखों मुलाजमतें ज़रूर मिली होंगी। इस वजह से गवर्नमेंट को ये तनकीद का निशाना यहाँ नहीं बना सकता। हाँ, जिधर तनकीद बनती थी वहाँ मैंने बताया कि यहाँ तनकीद बनती है, क्योंकि IMF से कर्ज लेना पड़ गया, FBR और महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात नहीं आई, ठीक है, लूटी हुई दौलत वापस इतनी बड़ी तादाद में नहीं आई। लेकिन जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, नौकरियाँ आईं। कंस्ट्रक्शन के शोबे, देखो जो उन्होंने शोबा दिया था वो उस शोबे में नौकरियाँ आईं। अब वो उस हद को अचीव कर पाए या उस चीज़ को अचीव कर पाए, ये कहना अभी हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में शुमारियात दे। मेरे ख्याल से 1 करोड़ नौकरियों के तो शुमारियात वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन लाखों नौकरियों के शुमारियात भी अगर वो देने में कामयाब हो जाएं तो कम से कम ये जो बार बार लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इल्ज़ाम फिर उन पर नहीं लग पाएगा। ये एक चीज़ है जो वो कर सकें। बाकी बहुत सारी जगहों पर इस्लाहात की ज़रूरत थी, वहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका, लेकिन अब उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हो। महंगाई को कम करना वो बहुत ज़रूरी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और PTI के बड़े ही अहम रहनुमा भी हैं, उनसे हम एक एक करके उन सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो अहदाफ माशी तौर पे इन्होंने तय किए थे। आगाज़ करता हूँ आपके साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब। सबसे पहला जो माशी हदफ था वो था लूटी हुई दौलत को वापस पाकिस्तान लेकर आना, और जो हमारे साबिक हुक्मरानों के ऊपर PTI ने यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने लूटी हुई दौलत बैरून मुल्क रखी हुई है, उसकी एक एक पाई वापस लेकर आएंगे। सर, वहाँ पर पेशरफ्त कितनी हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस वक्त जो इस मुल्क के सामने मसाइल हैं और ख़ास तौर पे करप्शन के हवाले से उस पर बड़ा पर्टिनेंट सवाल। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो 3 साल की कारकर्दगी है, हमने एक इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम इसके काम में इंटरफेयर नहीं करते और हमने उसको बिल्कुल हर किस्म की सपोर्ट। वेरी अनफॉर्चुनेट, पुअर प्रोसिक्यूशन, पुअर केस फॉलो अप, वेरी पुअर स्पीड। नैब इस मुल्क को अब जवाबदेह होगी कि वो जो JITs बनी थी जिसके ऊपर उसने करप्शन के केसेस इन सियासतदानों पे किए हैं, वाई उनके खिलाफ नहीं हाथी। मैं तो फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात जुज़वी तौर पे मान भी लूँ, लेकिन अवाम और बिलखुसूस इनके वोटर किस हद तक इनकी बात को तस्लीम करेंगे जब ये सारा का सारा मलबा इदारा एहतिसाब पे डालेंगे, और बिलखुसूस जब अरबहा डॉलर की रकूम का जिक्र किया गया हो और फिर इन्हीं के साबिक चेयरमैन FBR ने एक ऐसा बयान दे दिया हो जिससे नफ़ी हो गई हो सारी चीज़ की। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है जब उनको चेयरमैन FBR की नौकरी से हटा दिया तो फिर उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया लूटी हुई दौलत के मुतालिक। लेकिन अब बात यह है कि सर, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो अब क्या करें जब आपने अपना इस मामले में अपना जो मुकदमा है कमज़ोर कर लिया है कि जो बैरूनी ममालिक के अंदर लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाना मुश्किल है या मुमकिन नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि फिर अब अवाम की अदालत में आप कैसे पेश होंगे? जी देखिए, जो चीज आप कह रहे हैं उसमें कौन क्या देख रही है, हमारी कोशिश देख रही है, नीयत देख रही है और उनको इस निजाम की कमजोरियां समझ में आ रही है। चलिए, ये माना कि नहीं भी अगर ला सक रहे, अव्वल तो लाई जा सकती है, मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि लोग पाकिस्तान में करप्शन हुई। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कोटेक्ला के केस के अंदर कोटेक्ला को सजा हुई पाकिस्तान में रिश्वत देने की, और पाकिस्तान में एक शख्स को सजा नहीं हुई रिश्वत देने की। उन्हें सजा भी दे दी, पेनल्टी भी लगा दी, पैसे रिकवर भी कर लिए। फ्रांस में समरीन केस के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक की जो है उन्होंने बातचीत करके सजा दे रहे हैं, और पाकिस्तान में जिक्र भी नहीं हो रहा कि किससे रिश्वत पकड़ी। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसा मुल्क है कि एक दफा कोई शख्स कहे
कि मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब वो प्रॉपर्टी बिकने पे आए तो कहे कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, और वो फिर सदर पाकिस्तान भी बन जाए। ये हमारी अदालतें इतने बैन सबूत के बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने हुक्म दे दिया वाजिद शमसुल हसन को कि तुम कागजात उठा लो, और वो कागजात किधर गए उसका किसी को पता नहीं, और सदर साहब को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तो इम्यूनिटी है। यानी कैसी इम्यूनिटी है कि मुल्क की दौलत लुट गई, $15 मिलियन वकीलों पे खर्च हो गए, और उसके बाद मिला मुल्क को क्या, कुछ नहीं। और ये पीटीआई के जमाने में नहीं हुआ। ब्रॉडशीट स्कैंडल देख ले, उसका भी यही हाल। अच्छा, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको लेकर आता हूं मौजूद गुड गवर्नेंस पे। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, थोड़ा मुश्किल सा सवाल आपसे पूछूंगा। आप पीटीआई के स्टॉलवर्ट भी हैं, ज़ाहिर बात है काफ़ी अरसे से पार्टी के साथ मंसूब रहे हैं, मुश्किल वक्त में भी इनके साथ रहे। लेकिन सर, मुशर्रफ की पॉलिसियों के ऊपर आपने तनकीद की, मुशर्रफ की सियासत पर आपने तनकीद की। आपने अभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बग़ैर नाम लिए लेकिन ओहदे का जिक्र करते हुए ज़रूर उन पर बात की। तो सर, अगर वो लोग इतने बुरे थे तो आपने सारे वज़ीर उनकी काबीना से ही लेने थे? क्या आप लोगों के लिए, गवर्नेंस के लिए अपने सिस्टम के अंदर लोग मौजूद नहीं थे माजरत के साथ? मेरे ख्याल से जरा ये सारे वजीरों के नाम गिना दें सर। अगर आप चाहें तो मैं उनके गिनवा दूं जो उसमें नहीं थे। अगर आप कहते तो मैं उनके गिनवा देता हूं जो उसमें नहीं थे। नहीं, मैं अब आपको वजीरों के नाम गिनाता हूँ। अली जैदी, मुशर्रफ से कोई ताल्लुक नहीं। मुराद सईद, कोई ताल्लुक नहीं। अहमद अजहर, कोई ताल्लुक नहीं। आपको मैं पहले असलम, मलिक असलम, कोई ताल्लुक नहीं। असद उमर, कोई ताल्लुक नहीं। आप किन वजीरों के? शाह महमूद कुरैशी सर, जिनके पास सबसे अहम वजारतें हैं उनका ताल्लुक है। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब तो जरदारी साहब के दौर में वजीरे खारजा थे और उनको सौदे से हटाया गया तो उन्होंने पीपी छोड़ी। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज जानता हूँ जी, कि पाकिस्तान की सियासत में अगर आपसे ये कहते हैं कि सियासतदान पार्टी नहीं तब्दील कर सकता तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं। मैंने कतई नहीं कहा। मैंने कहा देखिए सर, जिन पॉलिसियों के खिलाफ आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिन सियासतदानों के, जिन आप लोग तो परवेज मुशर्रफ को आमिर ही कहते थे ना सर, आप लोग भी उन लोगों में शामिल थे जो उनको आमिर कहते थे। मैं तो अभी भी आमिर कहता हूँ। क्या तो सर आप मुझे बताएं कि उसमें से नहीं तो आपकी, आप शाह महमूद कुरैशी का नाम ले लें। शाह महमूद नहीं, शौकत तरीन साहब को ले लीजिए, शौकत तरीन साहब को ले लीजिए, अब्दुल हफीज शेख साहब को ले लीजिए, मतलब लंबी फहरिस्त है। आप एक आप फाइनेंस को छोड़िए ना, अब्दुल हफीज शेख, शौकत तरीन, एक ही मिनिस्ट्री है। आपको मैंने इतनी मिनिस्ट्रियां गिनाई। फैसल वाडा मिनिस्टर थे, कौन सा उनका मुशर्रफ से ताल्लुक था? मैं भी आपको पूरी फहरिस्त गिना रहा हूँ। एक मीडिया की नजर से देखते, और मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में जहां भी हमें अच्छा टैलेंट नजर आएगा, हुब्बुल वतन होगा, हम पार्टी लाइन के अलावा भी सोचते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है ना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप दिफा ना करें, मैं कहता हूं आप दिफा करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों की अशकाल दिखाकर आपने इलेक्शन जीता वो ये लोग नहीं थे। वो लोग साफ सुथरे लोग थे जिन्होंने पहले सियासत में ओहदे नहीं रखे थे। उसमें फिरदौस शमीम नकवी, उसमें फिरदौस शमीम नकवी भी था। कराची को तो आपने नहीं, कराची का वोट तो आपने फिरदौस शमीम नकवी की तस्वीर दिखा के लिया ना। बाद में मैं नहीं कहता, चलो जो भी बात है, उन्होंने आपको ओहदा भी दिया, इज्जत भी दी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपने कराची के वोटर को फिरदौस शमीम नकवी की तस्वीर दिखा के वोट लिया कि देखो साफ सुथरा आदमी है, ये आएगा। तो आप मुझे बताएं कि नहीं, आप ही नहीं और भी लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपके ऊपर सेंट्रिक नहीं हूं, और भी लोग थे, तो आप उनका इंतखाब कर लेते। मेरा सिर्फ ये सवाल है। देखिए अली नासिर साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो उसकी हकीकत से बहुत दूर है। ठीक, कराची के जितने नामवर चेहरे थे सबको अपनी अपनी जगह रोल मिला प्ले करने का। अली जैदी मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर, फैसल वाडा मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज की, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान, इमरान इस्माइल गवर्नर पाकिस्तान, फिरदौस शमीम नकवी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आप किसका नाम लेना चाहते हैं जिसको ओहदा नहीं मिला, मुझे वो बताइए।
नहीं, मैं देखिए फिर आप मेरी बात को मिस इंटरप्रेट मैंने कर तो गए। सारी मेरा कतई ताल्लुक ये इससे नहीं था कि मैं कोई महाज खोलूं। मेरा मकसद तो सिर्फ मुख्तसरन ये था कि क्या साफ सुथरे, साफ चली, शफाफ चली के अंदर वही लोग रहते हैं ना जो साफ थे, शफाफ थे। ठीक है, आपने जिन लोगों का नाम लिया है पहली मर्तबा, एक आध लोगों को छोड़ के जिनका नाम आपने लिया, मैं नाम उनका जिक्र नहीं करता, उनके अलावा बाकी सब लोगों की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, मुनासिब है। लेकिन यह है कि बाकी मुल्क भी तो है ना सर, कराची के अलावा भी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग और इसीलिए भाई आपसे कह रहा हूँ ना कि एक है ऑपोजिशन का बयानिया, ठीक, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस वक्त 57 लोगों की कैबिनेट है, ठीक, 57 लोगों में से अगर 7, 8, 9 लोग आ भी गए हैं मुशर्रफ दौर के, वो पाकिस्तानी है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। या उनको उमर भाई के लिए जो है दुनिया से दूर कर दो? क्या मैं इशरत हुसैन की इज्जत ना करूं? क्या मैं रजाक दाऊद को बुरा समझूं? क्या ये काबिल लोग नहीं है? क्या पाकिस्तान को इनसे इस्तेफादा नहीं हासिल करना चाहिए? शायद हम नहीं भेजा हो उनको, हमारे तो वो पीटीआई के पुराने हैं। चलिए आपकी बात पे जीरा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सवालात की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अच्छा, एक मौजू के ऊपर तो आपके साथ बड़ी तवील बहस हुई थी और गुफ्तगू भी हुई थी और आपने काफ़ी मशवरे भी लिए थे। वो थे सर 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां। ठीक है, हाउसिंग के सेक्टर में बेहतरी आई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 50 लाख हाउसिंग यूनिट और वो भी गरीब गुरबा और मुतवस्सित तबके के लिए, वो अभी तक नहीं आए। हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग, एफोर्डेबल हाउसिंग के शोबे में 5 मिलियन यूनिट नहीं बने। और नौकरियां ज़रूर जनरेट हुई, डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों की तादाद में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में नौकरियां आईं। लेकिन इस हदफ को पूरा करने का कब तक का इरादा है? जी देखिए अली राशिद साहब, आप भी पढ़ाते हैं बिजनेस, मेरा भी इससे ताल्लुक है। गवर्नमेंट का ताल्लुक होता है टू फैसिलिटेट, और लो कॉस्ट हाउसिंग की फैसिलिटेशन के लिए मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कम अप विद वन मोर टेक्निक, मेथोडोलॉजी, और अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करें तो बात। हमने किया क्या, 30 लाख रुपए तक के घर की सबको इजाजत दे दी। उस 30 लाख रुपए में 3 लाख रुपए भी जो पहली किस्त है वो हुकूमत का हम दे देंगे, 90% जो है वो कर्जा दे देंगे, और वो कर्जे का सूद की शरह ये कर दी कि जो आज वो किराए के मकान पे रह रहा है उसको वो किराए से ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। अगर इसके बाद भी अगर पब्लिक सेक्टर नहीं बनाए और प्राइवेट सेक्टर आके उसमें नहीं बनाता मकान, तो इसमें हुकूमत वक्त से और क्या आपको चाहिए? इससे कि हम नहीं चाहते कि सारे मकानात वो जो है हुकूमती ठेकेदारों से बनवाएं। हम तो चाहते हैं कि हमने फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर दी, अब काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, लोगों को सहूलत दे दी, उनकी दस्तरस में ले आए मकान। अब अगर आप समझते हैं कि ये सही नहीं हुआ तो आप जरूर तनकीद कीजिए, और अगर ये सब कुछ सही है जो मैं कह रहा हूँ तो फिर वक्त इंतजार कीजिए। मार्केट को मैच्योर होने में वक्त लगता है, बैंक्स को सेटल डाउन होने में वक्त लगता है, उनको अपनी पॉलिसीज एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स में मौका होता है। फिजिकल सेफ्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी, उनको अपने सिस्टम बनाने, बिल्डर्स की फाइनेंस का तरीका निकालना है, जिससे कि इंडिविजुअल की फाइनेंसिंग तो आज अवेलेबल है। इस वक्त जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है बिल्डर इंडस्ट्री को वो अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर स्टेट बैंक भी काम कर रहे हैं, बैंक्स भी काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक दफा वो हो जाएगा तो यू विल सी सच अ बिग मूव, जिससे कि द पॉलिसी इज इन प्लेस आर राइट। इधर तक भी है कि रिवर्स मॉर्गेज की पॉलिसी भी तय हो चुकी है। अच्छा, लीन और क्लीन गवर्नमेंट, देखिए लीन गवर्नमेंट में अभी आपने खुद बता दिया कि 57 लोगों की काबीना। अब इशू ये है कि माजी में आप लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि दिस इज़ यूजुअली अ वेस्टेज हैविंग सो मैनी पीपल इन कैबिनेट, एंड नाउ यू नो इट इज़ लाइक everyone that I see has some kind of position like SAPM, advisor, special assistant, etc. etc. इशू ये है कि अगर आपने वही रिपीट परफॉर्मेंस देनी है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, तो मुझे ये बताएं कि फिर लीन गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट चला गया। अच्छा, जहाँ तक क्लीन था, मैं आपको पहले भी कहता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद
आपके साथ सियासी तौर पर मुतहरिक हों, बट मे बी दे आर नॉट एज क्लीन, तो उनकी वीडिंग आप साथ साथ कर रहे हैं, बट देन वीडिंग आप कर रहे हैं बट न्यू वीड्स आर कमिंग अप। इस सिलसिले में क्या करने का इरादा है मुस्तकबिल में? देखिए, मैं आपको जो आपने सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, एंड आई लव दीज क्वेश्चंस बिकॉज इससे मुझे पूरे आपके जरिए आवाम को समझाने का मौका मिलता है। इस मुल्क के अदालती निजाम और अकाउंटेबिलिटी के निजाम का आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन हुआ। अब ब्यूरोक्रेसी के निजाम की बात कर लीजिए। हमारे पास अगर गला सारा निजाम आए तो उसको दुरुस्त करने के लिए लोग लगाने पड़ेंगे। वो लोग हम लगाए कहां? एक केस पॉइंट आपको दे देता हूं, शब्बर जैदी साहब, उनको हमने चेयरमैन एफबीआर लगाने की कोशिश की। पूरी एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी ने काम करने से इनकार कर दिया कि हम डायरेक्ट इंडक्शन नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या आपसे सही कह रहा हूं? As I've heard, but you are a better witness to it. मैं तारीख के लिहाज से सही कह रहा हूं, कोई गलत बयानी तो नहीं की। पाकिस्तान में इस वक्त आईनी तौर पर हम किसी को निकाल नहीं सकते। जब हम ब्यूरोक्रेसी को निकालते हैं वो जाके स्टे ले आती है। अभी सिंध के अंदर रोटेशन के ऊपर जिनको 10-10 साल हो चुके हैं उसमें सर्विस रूल में निकाला गया, तो उसमें भी कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जी मुझसे ज्यादा पुरानों को पहले हटाइए, फिर बाद में मुझे हटाइएगा। स्पिरिट जो है, हो सकता है कि वो आदमी नहीं हटाया जाए, इससे कि वो इस वक्त उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो, आपका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है इसलिए हटा रहे, लेकिन अब वो 2 साल कोर्ट में केस चलता रहेगा। यहां ट्रांसफर के ऊपर स्टे दे रहा है कोर्ट। अदालत अपना किरदार भूल गई है। अदालत के अंदर लाखों केसेस पड़े हुए हैं जिसके अंदर क्रिमिनल केसेस नहीं, लेकिन केसेस है नहीं, और वो अच्छी भी है नहीं, लेकिन चला आप देखें हेड ऑन उस इदारे के मुतालिक बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको पॉलिटिकल स्पेस दी, आपके राइट को रिकग्नाइज किया, और मैं ये नहीं कहूंगा कि देवर पार्शियल और एनीथिंग, लेकिन ये कि उन्होंने दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, तो स्पेस क्रिएट हुई, तो आपको मौका मिला। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट ऑल द ब्लेम ऑन द जुडिशरी विदाउट मेकिंग एनी लीगल रिफॉर्म्स दैट आर ऑन योर पार्ट, देखिए ओवरनाइट आप लोगों ने जो है वो पास किए, क्या नाम है अपना, वो जो सदर साहब के इख्तियारात होते हैं उनको इस्तेमाल करते बहुत सारी चीजें की, तो आप लीगल रिफॉर्म्स भी ले आते, आपको किसने मना किया? नाउ दैट यू सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एट दैट एंड, तो अब आप लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई 6 महीने बाद हो सकता है जो बातें सुनने में आ रही हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, तो अब आप एक कौमी इदारे के मुतालिक बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आपको मोहतात रहना चाहिए सर, टाइम चेंज वेरी क्विकली, यू नो। अच्छा, पहली चीज देखिए, पाकिस्तान के आईन के तहत एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो अगर 90 डेज के अंदर असेंबली से पास ना हो तो लैप्स कर जाता है। द रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन लॉज थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज के पब्लिक में डिबेट शुरू हो जाए, और पब्लिक प्रेशर जो है वो ये ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को अपने स्टैंड चेंज करने पे मजबूर करती है। फॉर एग्जांपल, सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर हम कोर्ट तक गए, नहीं हुआ, इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे लिखे थे, लेकिन लोगों ने असली चेहरा देख लिया कि कौन लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कौन लोग पैसे दे रहे हैं, और कौन लोग कहते थे कि हम शफाफियत चाहते हैं, और जब शफाफियत की बात की तो उन्होंने कहा कि वक्त पूरा नहीं मिला। जाहिर बात है आज क्योंकि भरपूर अंदाज से माशी कारकर्दगी को देख रहे हैं तो पूरा हक हासिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी सफाई पेश करे और याद माजी, जिसे मैं कहूँगा कि माजी के अंदर हुए भी जो वो चीज़ें जिनकी वजह से मईशत आज दबाव का शिकार है उनकी निशानदेही करें। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब हालिया अदवार में भी अगर आप देख लें तो मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम कभी कभार बैठ के देखते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि वो वेले हैं, तो वो देख रहे होंगे प्रोग्राम तो कहेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे दौर के भी 10 साल मिला रहे हैं या 8 साल मिला रहे हैं, जबकि मैंने तो रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ दिखाई और मैंने तो मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ही तवाकुन रफ्तार के ऊपर की,
और मैंने तो मुल्क के अंदर जो है वो पैसों की और खुशहाली की नदियां बहा दी, तो सर वो तो मेयरली हार्डली मैं कहूँगा कि 12 साल पहले उनकी हुकूमत थी तो वो कहेंगे कि साहब मैं तो परफेक्ट सिचुएशन के अंदर छोड़ के गया था, और उन 12 में से फिर आप देखें कि सिर्फ महज 9 साल ही ऐसे हैं जो कि अपोजिशन के पास रहे, उसके अलावा तो वारे न्यारे थे। मुशर्रफ साहब तो यही कहेंगे, तो क्या कहते हैं आप इस सिलसिले में? जनाब, आप टीचर हैं और मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के मसाइल कब से चल रहे हैं? ये बहुत पहले से चल रहे हैं, दुरुस्त फरमाया। नहीं, कब से सर तकरीबन ये बात आपने की, भुट्टो साहब के दौर की आपने नेशनलाइजेशन की बात की, उसके पीछे मंतक थी, लेकिन उस दौर में शुरू हो गया था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का इशू, नेशनलाइजेशन के बाद शुरू हो गया। नेशनलाइजेशन के बाद 1980 के बाद मांगे, 1980 के बाद बदतर हो गया था सर। 1980 से लेकर 88 तक एक की, इसके बाद इन पार्टियों की, और उससे 96 से लेकर 2007 तक मुशर्रफ की। जी जी, इनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए? सिचुएशन बद से बदतरीन होती गई, ये कह सकते हैं हम। हाँ, तो क्यों नहीं हल हुए? मुझे पता नहीं ये हल आपने निकालना, मुझे नहीं पता, वाकई में नहीं पता जी। मैं इसकी जिम्मेदारी मुशर्रफ को दे दूं कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के मोर देन 500 बिलियन रुपीज जो है वो जाया होते हैं, बिकॉज आप सब्सिडाइज कर रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। वो तो कह रहा है मैं डॉलर पकड़ पकड़ के लाया, सारी दुनिया से मैंने डॉलर मांगे, इस तक के जो जलजला आया उसमें भी मैंने डॉलर लाए और इनसे ज्यादा डॉलर लेकर आया। मुशर्रफ साहब तो यही कहते हैं ना सारी दुनिया को। भाई मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सही ना करना, नहीं कर सके, मैं मानता हूं आपकी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की सिचुएशन बहुत खराब हुई और खराब रही और है भी अभी जी। इसका जिम्मेदार आप इन तमाम माजी के हुक्मरान को ठहराइए, और अगर हम भी मानना पड़ेगा, मुझे आपकी बात को मानना पड़ेगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम भी नहीं सही करके गए इन 5 सालों में तो हम भी ठहराए जाएंगे, ठीक है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मुल्क में इंस्टीट्यूशन बनी या इंस्टीट्यूशन तबाह हुई? इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं हो सकी, ये कह सकता हूं। अच्छा, मुझे मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा इंस्टीट्यूशन तबाह हुई। इससे कि हर इलेक्शन अगर वो कहता है कि उसका रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। Institutions in this country should continue to work for the betterment of this country and its people। और इसी के साथ ही जो है वो हम शो का इख्तिताम करते हैं। वेट फॉर मैसेज फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।